नमस्कार, इंक न्यूज में आपका स्वागत है और आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ आज पिलानी सीएचसी के डॉक्टर विकास बड़सरा, जो शिशु रोग विशेषज्ञ और एलर्जी एक्सपर्ट भी है, आज हमारे साथ में मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कुछ आम जो सवाल हैं, जो आपके मन में जो सवाल हैं उनके जवाब। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। नमस्कार और इंक न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले हम बात करेंगे इस विषय पर कि जो इस समय जो मौसमी बीमारियां चल रही है, वायरल चल रहा है, वायरल फीवर, कोल्ड चल रहा है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि वायरल जो है 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो वायरल इस बार जो आ रहा है वो 10 से 15 दिन लोगों को ठीक होने में लग रहा है, और उसमें जो सुधार की जो गति है वो बहुत कम है, धीमी है। तो इसको आप इस तरीके से देखते हो? और इस वायरल को ये बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। वायरल अब की बार जो वाला जो वायरल आ रहा है, और वो कौन सा वायरल जो सितंबर अक्टूबर के बाद आ रहा है, तो उसमें जो खांसी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल हुबहू खांसी का पैटर्न बहुत लंबा जा रहा है। और नॉर्मली जो अपन एक टाइम की जो मेडिसिन दे रहे हैं या 1 टाइम ओपीडी या 2 टाइम ओपीडी में, तो उसके रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। पिछली बार उससे जैसे लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं या उससे पहले के अपना जो अपने प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो इतना लंबा वायरल चलता नहीं है। तो ये इसका कफ का पैटर्न, फीवर आ रहा है, ये पैटर्न लगभग वैसा सा ही जा रहा है जैसे कि 2 साल पहले अपन उसमें देख रहे थे, कोविड वाले अपन टाइम में देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई वो है, लेकिन इसका पैटर्न बहुत लंबा जा रहा है। और जो कोविड के टाइम में जो बीमार जो मतलब डिस्ट्रेस नहीं है, ये बात अपन कहेंगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है। पहले सांस लेने में दिक्कत थी, वो नहीं है, लेकिन खांसी नहीं जा रही है और डिफिकल्ट टू कंट्रोल है जो कफ आ रहा है। वो अपन सब मेडिसिन दे के भी देख रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। होम रेमेडीज भी लोग बहुत अपना रहे हैं, अपन वो भी कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बच्चों को। और विशेष तौर में ये देख रहा हूँ कि बच्चों में बहुत ज्यादा मुश्किल ये चीजें आ रही है आपकी बार। पिछली बार या उससे पिछली बार इतना नहीं था ये। अभी जो डेंगू के जो केसेस है वो देख रहे हैं अचानक से ही बढ़े हैं। मेरा जो सर्वे है जो निजी अस्पताल है उनसे मैंने संपर्क किया है, तो उसमें तकरीबन 40 से 50 डेंगू के पेशेंट इन 5 से 10 दिनों में बढ़े हैं। तो सर ये डेंगू जो है फैल रहा है, इससे मतलब बचा कैसे जाए? और अगर डेंगू हो गया है तो सबसे पहले किस प्रकार का इलाज लेना चाहिए, और या फिर हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं इसमें? देखो सर, इसमें मैं आपको सबको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अभी रिसेंटली जो डेंगू आ रहा है, मैं इसको डेंगू कम कहूंगा। जो मैं इसको डेंगू की बजाय मैं इसको वायरल इन्फेक्शन ज्यादा कहूंगा। और ये मेरा लास्ट टाइम भी मैंने अपने न्यूज़पेपर में भी आया था, मेरा ये लास्ट टाइम भी ये स्टडी थी। अब की बार भी मैंने 1-2 पेशेंटों से जांचें अपन ने करवाई हैं, जांचें लंबा चौड़ा अपन उसका एक पैनल होता है वो करवाया। तो इस वाले जो आप इस देखोगे, आप यदि खुद ढूंढोगे, तो अब जो डेंगू आ रहा है उसमें डेंगू की जो रिपोर्टिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, जो कि सितंबर अक्टूबर वाली डिफरेंस। प्लेटलेट इतनी कम नहीं हो रही हैं, कोई ब्लीड नहीं हो रहा है, कोई पेट दर्द नहीं हो रहा है, नए NS1 पॉजिटिव आ रहा है, लगभग IgM पॉजिटिव, एंटीबॉडी उसका पॉजिटिव आता है डेंगू का, बुखार आती है, खांसी आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है खांसी आ रही है, जुकाम साथ में है, जो डेंगू में ऐसा लक्षण है। तो मैंने जो पिछली बार आपको भी एक रिपोर्ट की थी, आपके साथ भी, इंक न्यूज के साथ भी वो शेयर किया था। तो ये क्या होता है, कोविड के जो वायरस होते हैं ना, उसके साथ क्रॉस रिएक्टिविटी आई थी। और ये मेरी अपनी बात नहीं है कि ये पिलानी की बात है या XYZ, ये सब जगह आई थी बाहर अदर कंट्रीज में। आज भी अपन इतने ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे इनके। मैंने अब की बार भी 1-2 पेशेंटों को मैंने टेस्ट कराए थे, तो उसके जो डेंगू का एलाइजा टेस्ट करवाते हैं ना, वो तो नेगेटिव आता है सर। उनका अपन कोविड का जो एंटीबॉडी टाइटर कराते हैं, IgM IgG कराते हैं, वो बढ़ा हुआ आता है। इवन द CRP बढ़ा हुआ आता है, जबकि डेंगू में CRP बढ़ा हुआ नहीं आता। जो कोविड में अपन ने, आपने बहुत सब लोगों ने नाम सुना था, CRP बढ़ गया, पेशेंट सीरियस है, D-डाइमर बढ़ गया, तो वो चीज तो रेज आ रही है। डेंगू का जो एलाइजा जो कंफर्मेटिव टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। तो मैं उनको पिछले बार का भी और ये भी मैं यही करूंगा कि ये जस्ट एक क्रॉस रिएक्टिविटी है। और इसके जो सिम्टम है ना, वही खांसी वाला, 15 दिन से खांसी जा रही है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, हाई ग्रेड फीवर है। तो इसको अपन को थोड़ा सा अदर वे में सोचना चाहिए इसको। कोविड का वेरिएंट, हाँ, उसको वेरिएंट हल्का वेरिएंट हो सकता है। कोरोना देखो बहुत पुराना वायरस है, कोई ये तो है नहीं कि अभी का आया हुआ वायरस है, बहुत पुराना वायरस है। तो हो सकता है उसका कोई ऐसा वेरिएंट हो
अब अपन ने जैसे यहाँ आरटीपीसीआर चालू करवा रहे हैं, उन सब पेशेंटों के आरटीपीसीआर करवा रहे हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। अभी शुरू कर दिया है हॉस्पिटल में बिल्कुल शुरू आरटीपीसीआर कर दिया रिपोर्ट्स, आज कोरोना की एकदम जांच से, हाँ शुरू कर बिल्कुल, दी। अब 50 से अबव आज सैंपल लिए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपन को, और मैं और सब लोगों से जो हमारी फेटर्निटी के, उनसे भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि इसको इस वे में सोचा जाए, इसको ये सोचा जाए कहीं कोई क्रॉस रिएक्टिव वाला तो नहीं है, इसके जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एक रिसर्च टाइप इन्वेस्टिगेशन वो किया जाए, अपन को पता चलेगा कि ये क्या है, उनको पता चलेगा। क्योंकि सितंबर दिसंबर में इस टाइम डेंगू आना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले के आर्टिकलों में इतना है नहीं। अच्छा, अगर डेंगू है पेशेंट के, और तो उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वो सब बेसिकली डेंगू में क्या होता है कि सर लीकेज, वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स में पानी कम हो जाता है, बाहर से लगता है। डेंगू का वायरस काम वही करता है, प्लेटलेट का को तो तोड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके फंक्शन को डिरेंज कर देता है। प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है, जो ब्लड को बांध के रखना होता है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो मेन जो बेसिक है इसका, मेन बेसिक यही है कि जो लिक्विड है ना वो इम्पोर्टेंट है। अपन एडमिशन करते हैं उसमें भी मैं हमेशा पेशेंट को एक ही बोलता हूँ, आप एडमिशन करके भी वही चीज लेनी है, आप मुंह से ले सकते हो, आपको लेना तो अल्टीमेट लिक्विड ही है। आपका जब ब्लड वॉल्यूम रहेगा, आप में जब वो सब रहेगा आपका जो, तो 100% आपका इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो लिक्विड के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो जो आपके अवेलेबल है। कोई जो है, बकरी का दूध प्रेफर करते हैं कुछ लोग, देखो सर, उससे क्या, वो कितना साइंटिफिक है और उससे देखो क्या सर, फर्क पड़ता देखो है? इसमें साइंटिफिक रिसर्च तो बकरी के दूध में कुछ आया नहीं। कुछ आयुर्वेदिक वेदा में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि बकरी का दूध है, लेकिन मेरा एक इसके ऊपर अब एक अलग से थॉट है कि क्यों ना इस बहाने वो लिक्विड जाए, वो भी अच्छा ही है। क्योंकि कम से कम एक जो थॉट प्रोसेस है कि बकरी का दूध काम कर रहा है, और पेरेंट्स और अटेंडेंट और जो पेशेंट है वो ये खुद सोच रहा है कि मैं ये पीने से ठीक होता हूँ, तो अल्टीमेट है तो दूध ही। तो जो गाय का पिए या भैंस का पिए, वो बकरी का भी पी सकता है। तो कम से कम उस बहाने उसके 2 लीटर फ्लूइड या 1 लीटर फ्लूइड उसमें जा रहा है, और उसमें प्रोटीन, एनर्जी, तो वो कंटेंट तो है ही उसके। तो मैं तो उसको हमेशा ये कहूंगा, बिल्कुल बेस्ट है, लो उसको लेना चाहिए, उसको जो भी ले वो लेना चाहिए। लेकिन उसको ORS लो, ग्लूकोन डी पाउडर लो, ये है ही नहीं कि आप हाई चीज कीवी खाओ, ये खाओ। आप हो सकता है अपन अफोर्ड कर ही नहीं पाए, गवर्नमेंट ORS देती है, सब फ्री में 2 रुपए का पैकेट आता है, बाहर भी ले तो सबसे सस्ती चीज है, ORS पी लो, ग्लूकोन डी पाउडर पी लेना चाहिए, नींबू पानी, लिक्विड इसमें लेना चाहिए ज्यादा, छाछ है, लो बिल्कुल। अच्छा, जो ये जो समय है वो बच्चों में निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये जो है, तो इससे कैसे बचा जाए? बच्चों में आमतौर पर अभी जो देखा जा रहा है, वो उनके फीवर जो है वो टूट नहीं रहा है 2-2 दिन तक। तो जो घर वाले हैं बच्चों के माता पिता को परेशान वो पैसे ज्यादा हो जाते हैं, और उसको मल्टीपल विजिट हॉस्पिटल में करनी पड़ जाती है। इसके चक्कर में सुबह गए हैं, दोपहर को दिखा रहे हैं, इवन कई बार रात को भी जाना पड़ जाता है। देखो, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहूंगा कि जो फीवर आ रहा है और जो निमोनिया है, निमोनिया वो मेनली वायरल निमोनिया है अभी जो आ रहा है वो, और ये वायरल निमोनिया है, ये निमोनिया का वो अभी है, जो अपन इससे पहले अपन ने जो बात की थी कि वो लंबा चल रहा है अभी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सर फीवर कंट्रोल करना है उसका। तो फीवर की जो बेस्ट से बेस्ट पैरासीटामोल जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन को जैसे 10 महीने के बच्चे को 5 ml देना, 125 mg वाली। 2 साल के बच्चे को 6 से 7 ml दे सकते हो आप, 10 किलो के अराउंड, 12-13 किलो को 6 से 7। तो वो तो आपको सर्दियों में नाक में डालने वाली दवाइयाँ पैरासीटामोल, ये तो आपको सर्दियों में हर घर में बच्चा है तो रखनी ही चाहिए। आपको रात के टाइम, इवनिंग के टाइम बुखार हो तो आपको इतना एक्यूट और इमरजेंसी में परेशान ना होना पड़े। वायरल का सीजन चल रहा है 100%, और बुखार तेज भी आती है, इतनी तेज बुखार आ रही है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। आप 2-2 दिन 3-3 दिन तक गिल्ली की पट्टी लगवाई। तो ये वो चीज है जो अपन घर पे कर सकते हैं। बच्चे को हाइड्रेशन प्रॉपर रखे, दूध पिलाए, दूध नहीं है तो कम से कम चम्मच से पानी पिलाएं, पानी नहीं है पिया बच्चा तो कुछ भी जो बच्चे को उसको जो पसंद है वो उसको दिया जाए। तो अपन देंगे ना तो 100% बच्चे का जो उसका हाइड्रेशन बढ़ेगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से फीवर और बढ़ती है। तो अपन क्या करते हैं, उसको कपड़े में लपेट लेते हैं, घर पे 4-4 कपड़े में लपेट लेते हैं कि बुखार आ गई है, और बुखार की दवाई, बुखार नहीं टूट रही। तो ये भी एक होता है, जैसे कि पेशेंट को अपन जैसे कपड़े हटाते हैं तो बुखार गायब हो जाती है। तो वो तो इसको जरूर रखना चाहिए। और बुखार की दवाई तो मैं कहूँगा, और नेजल ड्रॉप तो मैं कहूँगा कि हर पेरेंट, जहाँ बच्चे छोटे हैं घर में, तो रखना ही चाहिए इस टाइम।
दूसरा डॉक्टर साहब, जो बच्चों में जो एलर्जी अब जो आ रही है हम देख रहे हैं, चाहे वो गेहूं से रिलेटेड एलर्जी पर हमने एक वीडियो भी बनाया था आपके साथ बिल्कुल में, बिल्कुल और बिल्कुल बनाया उससे था। जो उस हाइट बच्चे वगैरह है वो बढ़ना बिल्कुल उस बच्चे की बंद हो बढ़ी जाता है, और हाँ। उसके बाद में वो बच्चे को आपने ट्रीटमेंट दिया है और हाँ उसका उसको फायदा हुआ है। बिल्कुल खेड़ला हाँ खबास का बच्चा। के वो बच्चा है, वहां का रहने वाला है। तो जो एलर्जी है उसके अलग अलग रूप, अलग अलग तरीके की एलर्जी भी है। तो क्या वो माता पिता में अगर वो एलर्जी है तो वो बच्चों में आ सकती है? ऐसी संभावना है क्या कि वो माता पिता के है तो बच्चों में होगी? देखो सर, ये बिल्कुल आज के दिन का बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। बच्चों में आज के दिन यदि अपन बात करें तो जो रेस्पिरेटरी है, खांसी जुकाम कफ कोल्ड नहीं जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 50 से 60% उसके पीछे पैथोलॉजी एलर्जी की होती है। कि बच्चा सर्दी हुआ, जुकाम ही नहीं ठीक हो रही है, सब इसके तो ऑन ऑफ हर एक महीने में जुकाम होती है, एक महीने में इसके बुखार होती है, एक महीने में इसके हर 15 दिन में खांसी रहती है। ये सब चीज मोस्ट प्रोबेबली संभवतः फ्यूचर एलर्जी के है। दूसरी बात कि माता पिता वाली बात है, देखो माता पिता एलर्जी को वो हेरिडेटरी होती है, एटोपिक होती है। एटोपिक वो चीज होती है जो अपनी फैमिली से आ सकती है, और खुद की फैमिली जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि उसमें एलर्जी डेवलप होने की। एक फादर में यदि एलर्जी है तो बच्चे में 33% चांस है। यदि दोनों माँ बाप दोनों में एलर्जी है, किसी भी टाइप की एलर्जी हो सकती है, वो सर स्किन की एलर्जी हो सकती है, वो नाक की एलर्जी हो सकती है, वो सांस की एलर्जी हो सकती है, वो कोई फूड एलर्जी हो सकती है, किसी भी टाइप की एलर्जी हो सकती है, तो बच्चे में 66% चांस है कि एलर्जी हो गई। तो एलर्जी जब अपन यदि और अपन गेहूं वाली बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एलर्जी से थोड़ा डिफरेंट चीज है, वो उसको एलर्जी नहीं करेंगे, वो एक प्रकार की डिजीज है। तो उसको थोड़ा सा इसमें अपन थोड़ा मिसकंसेप्शन है, उसको अपन मैच कर लेते हैं कि साहब वो भी एलर्जी है। वो एलर्जी नहीं है, वो डिजीज है। एलर्जी अलग चीज है, खांसी जुकाम, और ये इतना ज्यादा प्रोन है कि उसकी वजह से मतलब घर में या इवन द अपन सोशल और इकोनॉमिक वर्क परफॉर्मेंस, हर थर्ड पर्सन, मैं ये कहूँगा हर थर्ड पर्सन उससे पीड़ित है। और बच्चों में यदि माँ बाप में एलर्जी है, साथ में मैं ये बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, और बच्चों में अपन कैसे बचाव किए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चलो भाई अपने माँ बाप में है, बच्चे हो गए, तो बच्चों में कैसे बचाया जाए। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कैसे उस टेंडेंसी को कम किया जाए। तो इसमें देखो 2-3 चीज है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। पहला इम्पोर्टेंट चीज यही है कि माँ जब बच्चा पेट में हो तो माँ को संपूर्ण टाइप की डाइट देना चाहिए, यानी कि माँ को आप मल्टीपल चीजें दोगे, और यदि कोई उसके एलर्जी है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करना चाहिए। अपन ये सोचते हैं कि बच्चा पेट में तो एलर्जी की दवाएं बंद कर देते, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फिर एलर्जी के जो एलर्जन है वो बच्चे में जाएंगे प्लेसेंटा के थ्रू। दूसरा, माँ को जो सब चीज के खानी चाहिए ताकि बच्चे में एलर्जी के चांस, इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप होगी तो कम होगा। दूसरी बात यह है कि बच्चा जब 6 महीने का आता है तो 6 महीने तक माँ का दूध पिला के, और बच्चे को कई जैसे अपन कहते हैं कि नहीं इसके तो एलर्जी है, इसको तो माँ का ही दूध पिलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको टाइम पे अलग जो भी दूध है, ऊपर से दूध देना है, ऊपर से। मेरा एक सवाल है इसी में कि जो मदर है वो अगर फीडिंग नहीं करवा पाती है, वो दूध बच्चा नहीं पी रहा है, तो कौन सा दूध है वो बच्चे को दिया जा सकता है? देखो ये बिल्कुल ही आज के दिन का जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन, इवन द पढ़े लिखे फैमिलियों में भी ये मिसकंसेप्शन। देखो माँ यदि कोई भी कारणवश, देखो माँ का दूध अमृत है, उसकी तो कोई बराबरी है ही नहीं, मान लो कोई कारणवश नहीं करवा पा रही है, तो पहली प्रायोरिटी तो अपने पाउडर जो फॉर्मूला मिल्क आता है वो आता है। क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो इक्वल टू मदर फीड के अलावा था, कंपनी टेस्टेड करके बनाया हुआ था। यदि फॉर्मूला फीड अपन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अपनी इकोनॉमिक वे से, अपने सोशल वे से, जो भी नहीं कर पाते हैं, तो जो दूसरा देना चाहिए वो उसको भैंस का दूध या गाय का दूध देना चाहिए। बाकी सबसे अच्छा तो ये कहते हैं कि दोनों मिला के देना चाहिए, गाय और भैंस का 50 पानी मिलाना। आमतौर पर लोगों में ये है कि भैंस का दूध है वो भारी होता है, एक्चुअली में उसमें सिर्फ फैट और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये भारी होता है। बाकी उसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो इक्वली होती है, तो ऐसा नहीं, वो ज्यादा डाइजेस्टिंग में क्या? हाँ, डाइजेस्टिंग में कोई नहीं होता। काऊ मिल्क के प्रॉब्लम ये होती है कि काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उस वजह से काऊ मिल्क को अपन को क्या अवॉइड करना चाहिए। 100 में से 2% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसके काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है।
तो उस काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी को अवॉइड करने के लिए अपन ये मानते हैं कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, पानी तो बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। और इस साथ में ये बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि ये जो मिसकंसेप्शन की बात है कि बकरी का दूध देने वाला चाहिए, तो बकरी का दूध तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए बोल के। बकरी के दूध में विटामिन B12 नहीं होती है, और विटामिन B12 से नहीं होने से क्या होता है कि ITS बीमारी होती है, इन्फेंटाइल ट्रिमर सिंड्रोम, बच्चे को बैठे बैठे दौरे टाइप नहीं लग जाते हैं। B12 न्यूरो डिजनरेशन हो जाता है, उसकी जो नसें हैं ना वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो बकरी का दूध बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि आपको माँ के नहीं है तो फॉर्मूला फीड, और फॉर्मूला फीड नहीं आप दे पा रहे हो तो गाय का वो आपके जो भी अवेलेबल है भैंस का, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए इन चीज़ों का, इसका, ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन जाता रहे। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विकास बड़सरा पिलानी CHC से। और मैं आपके इसके साथ एक बात और कहूँगा, जो वायरल का मौसम चल रहा है और बच्चों में कोविड के जो भी वैक्सीनेशन हैं वो बिल्कुल कराओ, सबको करवानी चाहिए। जो भी बच्चे हुए हैं सब लोग उनको जरूर करवाओ। उसके साथ साथ जो रूटीन वैक्सीनेशन है, जैसे फ्लू का वैक्सीनेशन है, अब जैसे जुकाम का है, जुकाम का क्या बचाव हो सकता है, जुकाम का टीका आता है, फ्लू का वैक्सीनेशन, टेट्रा फ्लू, क्वाड्री फ्लू, जो भी नाम से आते हैं, ब्रांड नेम से आते हैं, आप उनको लगवाना, उसको लगवाना चाहिए। हर साल में एक टीका लगता है। गवर्नमेंट सेटअप में अपने अभी नहीं है, आने वाले टाइम में हो जाएगा, लेकिन वो जैसे जिन बच्चों में ज्यादा टेंडेंसी होती है कि ये बच्चा है, ये 15 दिन में इसकी जुकाम ठीक नहीं हो रही, तो उसको वो करना चाहिए। और कोविड का वैक्सीनेशन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें माइलस्टोन है आज के दिन। तो कोविड के वैक्सीनेशन जो अपने गाइडलाइन के अनुसार जो नहीं हुई है बच्चों में, कार्बेवैक्स है, और जो नहीं हुई है, वो सब को मैं आप चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को बिल्कुल करवाना चाहिए। और अपन को जो पैटर्न चल रहा है डिजीज का, उस डिजीज के पैटर्न से अपन को बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। मेडिकल फर्टिलिटी को भी बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, अपन को उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए अपन को। और इसके साथ साथ जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो छोटे बच्चों में करते हैं, बड़े बच्चों में जो करते हैं, बिल्कुल उस इम्यूनाइजेशन वो अपने आने वाले बच्चों को अपने एक प्रकार का ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो आप कितनी बीमारियों से वो अपने बचा रहे हैं। तो अवेयरनेस बढ़ी है अपने जैसे जिले में, अपने जैसे एरिया में, लेकिन फिर भी अपन को और बढ़ानी है। वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करवाया जाना चाहिए अगर बचे हुए हैं तो। बिल्कुल बच्चे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास बड़सरा CHC पिलानी से, शिशु रोग विशेषज्ञ और एलर्जी एक्सपर्ट। अगर आपको भी किसी प्रकार की इनसे संबंधित ये समस्याएं हैं जिनसे डॉक्टर साहब ने हमारे साथ चर्चा की है, तो आप पिलानी CHC में मिलकर आप इनसे राय ले सकते हैं और अपनी जो बीमारी है उसका इलाज करवा सकते हैं। और इसी तरह के इंटरव्यू हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए द इंक न्यूज़। धन्यवाद।